सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रोड पर ट्रैफिक है और किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि सिर्फ 10 मिनट्स बाद पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक ऐसी चीज फैलने वाली है जो ना बॉम्ब है, ना वायरस जैसा कोई नॉर्मल डिजीज और ना ही कोई टेररिस्ट अटैक। सिर्फ 12 सेकंड्स, बस इतना ही टाइम लगता है एक नॉर्मल इंसान को एक खून का प्यासा मॉन्स्टर बनने में। और सबसे डेंजरस बात, ये मॉन्स्टर्स किसी को खाने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इन्फेक्ट करने के लिए भागते हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की सबसे इंटेंस ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवीज में से एक, वर्ल्ड वॉर Z। ये सिर्फ ज़ॉम्बीज की मूवी नहीं है, ये एक रेस है ह्यूमैनिटी और एक्सटिंक्शन के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया सिटी से। हम मिलते हैं जेरी लेन से। जेरी पहले यूनाइटेड नेशंस का एक हाईली एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर था। उसने दुनिया के डेंजरस वॉर जोन्स देखे हैं, सिविल वॉर्स, रेफ्यूजी कैंप्स और ऐसे सिचुएशंस जहां एक छोटी सी गलती हजारों लोगों की जान ले सकती है। लेकिन अब वो ये डेंजरस लाइफ छोड़ चुका है। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी वाइफ और उसकी 2 छोटी बेटियां। उसकी लाइफ फाइनली पीसफुल हो चुकी है। सुबह का नॉर्मल फैमिली ब्रेकफास्ट, बच्चों की हंसी और एक सिंपल फैमिली रूटीन। लेकिन मूवी हमें एक और चीज साइलेंटली दिखा रही होती है। टीवी पर अजीब न्यूज चल रही है, कहीं रायट्स की रिपोर्ट्स, कहीं मिस्टीरियस वायलेंस, कहीं अननोन इन्फेक्शन। लेकिन कोई भी इन बातों को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि आज के टाइम में भी हम रोज ऐसी न्यूज देखते हैं। और एग्जैक्टली इसी वजह से मूवी का सस्पेंस और भी रियलिस्टिक लगता है। कुछ देर बाद जेरी अपनी फैमिली के साथ कार में निकलता है। रोड पर नॉर्मल ट्रैफिक जैम है, सब लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं। लेकिन अचानक पुलिस सायरन्स सुनाई देने लगती है। पहले 1, फिर 2, फिर पूरे सिटी में सायरन्स की आवाज गूंजने लगती है। लोग कंफ्यूज है, किसी को समझ नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है। तभी एक पुलिस मोटरसाइकिल हवा में उछल जाती है। सब लोग शॉक में उस डायरेक्शन की तरफ देखते हैं और फिर एक के बाद एक कार्स क्रैश होना शुरू हो जाती हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं, हर तरफ पैनिक फैल जाता है। जेरी तुरंत सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। उसका एक्सपीरियंस उससे बताता है ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। और यही बात उससे दूसरे लोगों से अलग बनाती है। जब सब लोग क्यूरियोसिटी में खड़े होकर देख रहे होते हैं, जेरी तुरंत अपनी फैमिली को कार के अंदर रहने के लिए बोलता है। लेकिन तब तक सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। एक आदमी जो कुछ सेकंड्स पहले बिल्कुल नॉर्मल था, अचानक दूसरे इंसान पर अटैक कर देता है। उसकी स्पीड, उसका बिहेवियर, सब कुछ अननेचुरल है। और सबसे शॉकिंग बात, जिस इंसान को वो काटता है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाद वो भी वैसे ही बिहेव करने लगता है। 1, 2, 10, 100 इन्फेक्शन लाइटनिंग की स्पीड से फैलने लगता है। रोड पर हर तरफ लोग भाग रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा किससे बचना है। पुलिस फायरिंग कर रही है, लेकिन जितने इन्फेक्टेड गिरते हैं उससे कहीं ज्यादा नए इन्फेक्टेड खड़े हो जाते हैं। अब जेरी को एक ही बात समझ आ जाती है, ये सिटी अब सेफ नहीं रही। उससे अपनी फैमिली को किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकालना होगा। वो ट्रैफिक के बीच से कार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हर रोड ब्लॉक्ड है। हर तरफ क्रैशेस, एक्सप्लोजन्स और लोगों की चीखें। पूरा सिटी सिर्फ कुछ मिनट्स में एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। इसी बीच जेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करता है। कुछ ज़ॉम्बीज हर इंसान पर अटैक नहीं कर रहे, वो कुछ लोगों को इग्नोर करके सीधा आगे भाग जा रहे हैं। उस वक्त उसके पास इस बात को समझने का टाइम नहीं होता, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन बाद में पूरी मूवी का सबसे बड़ा क्लू बनने वाला है। अब जेरी के पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो वो रुककर समझने की कोशिश करे या अपनी फैमिली को लेकर भाग जाए। और ऑब्वियसली एक फादर के लिए डिसीजन लेना मुश्किल नहीं था, फैमिली कम्स फर्स्ट। लेकिन जेरी को अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये सिर्फ एक सिटी का आउटब्रेक नहीं है, ना ही ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम है। इसी वक्त दुनिया के हर कोने में एग्जैक्टली यही हो रहा है। कंट्रीज कोलैप्स कर रही हैं, गवर्नमेंट्स कॉन्टैक्ट लूज कर रही हैं और पूरी ह्यूमैनिटी अपनी हिस्ट्री की सबसे डेंजरस वॉर हारने वाली है, एक ऐसे एनिमी से जो न ठगता है, न डरता है और ना ही रुकता है। अब फिलाडेल्फिया सिटी कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका होता है। जहां कुछ मिनट्स पहले लोग ऑफिस जा रहे थे, अब वही रोड्स पर सिर्फ एक्सप्लोजन्स, क्रैश्ड कार्स और इन्फेक्टेड लोग नजर आ रहे होते हैं। जेरी किसी तरह अपनी फैमिली को लेकर ट्रैफिक के बीच से निकलने की कोशिश करता है। हर सेकंड के साथ सिचुएशन और डेंजरस होती जा रही होती है। एक तरफ ज़ॉम्बीज, दूसरी तरफ पैनिक में
भागते हुए लोग और तीसरी तरफ पुलिस और मिलिट्री जो खुद समझ नहीं पा रही कि वो किस चीज का सामना कर रहे हैं। इसी केओस के बीच जेरी एक सुपरमार्केट के पास गाड़ी रोकता है। उसकी फैमिली को मेडिसिन और बेसिक सप्लाईज की जरूरत होती है, लेकिन अंदर का सीन देखकर लगता है जैसे सिविलाइजेशन सिर्फ कुछ ही मिनट्स में खत्म हो गई हो। लोग शेल्व्स तोड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से सामान छीन रहे होते हैं और किसी को किसी की परवाह नहीं होती। यहाँ जेरी को एक यंग लड़का मिलता है जो खुद भी अपनी फैमिली से बिछड़ चुका होता है। जेरी उसकी हेल्प करता है और उसे भी अपने साथ ले लेता है। इस छोटी सी बात से हमें जेरी का कैरेक्टर समझ आता है। जब पूरी दुनिया सिर्फ अपनी जान बचाने में लगी है, तब भी वो दूसरों की हेल्प करना नहीं भूलता। लेकिन बाहर निकलते ही सिचुएशन फिर से कंट्रोल के बाहर चली जाती है। एक इन्फेक्टेड आदमी अचानक उनके बिल्कुल पास आ जाता है। सब लोग भागना शुरू कर देते हैं और इसी भगदौड़ में एक ज़ॉम्बी जेरी के हाथ को पकड़ने ही वाला होता है। बस 1 सेकंड का डिफरेंस और शायद कहानी वही खत्म हो जाती। किसी तरह वो बच निकलता है और फाइनली अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंच जाता है। यहाँ उन्हें कुछ देर के लिए सेफ्टी मिलती है। सब लोग थक चुके होते हैं, बच्चे दारे हुए होते हैं और पहली बार सब रियलाइज करते हैं कि शायद ये नाइटमेयर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। रात को बिल्डिंग के बाहर सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की आवाज, एक्सप्लोजन्स और लोगों की चीखें सुनाई देती रहती हैं। पूरा सिटी धीरे धीरे साइलेंस में बदलने लगता है, लेकिन ये वो साइलेंस था जो किसी भी वक्त और भी डेंजरस हो सकता था। इसी बीच जेरी का फोन बजता है। कॉल होती है उसके पुराने यूएन कॉन्टैक्ट थियरी की। थियरी उससे बताता है कि ये सिर्फ फिलाडेल्फिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एग्जैक्टली यही सिचुएशन चल रही है। कंट्रीज एक के बाद एक कॉन्टैक्ट लूज कर रही हैं। मेजर सिटीज कुछ ही घंटों में गिर चुकी हैं और गवर्नमेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा कि एनिमी का ओरिजिन क्या है। थियरी जेरी से एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है, तुमने अपनी लाइफ में दुनिया के सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जेरी और उसकी फैमिली को रेस्क्यू करने आता है, लेकिन एक कंडीशन होती है, अगर जेरी यूएन की हेल्प करेगा तभी उसकी फैमिली को सेफ जगह मिलेगी। ये डिसीजन जेरी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। एक तरफ उसकी फैमिली है, दूसरी तरफ पूरी ह्यूमैनिटी। लेकिन अगर आउटब्रेक का सोल्यूशन नहीं मिला तो वैसे भी किसी की फैमिली सेफ नहीं रहेगी। इसीलिए वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर अटलांटिक ओशन के बीच खड़े एक मैसिव नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंचता है और यहाँ का सीन देखकर क्लियर हो जाता है कि दुनिया की सिचुएशन कितनी सीरियस है। थाउजेंड्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स, रेफ्यूजीज, वॉर रूम्स, सैटेलाइट मैप्स, हर जगह सिर्फ क्राइसिस ही क्राइसिस। यही टेम्पररी हेडक्वार्टर्स बन चुका होता है। मिलिट्री ऑफिसर्स जेरी को बताते हैं कि आउटब्रेक इतनी स्पीड से स्प्रेड हुआ कि किसी कंट्री को प्रिपेयर होने का चांस ही नहीं मिला। कुछ सिटीज सिर्फ 1 घंटे में कोलैप्स हो गईं। कुछ कंट्रीज का तो अब कोई कांटेक्ट ही नहीं है। अब तक किसी को नहीं पता ये वायरस है, पैरासाइट है या कुछ और। बस इतना पता है कि एक इन्फेक्टेड इंसान सिर्फ 12 सेकंड्स में दूसरे इन्फेक्टेड में बदल देता है और इसी स्पीड की वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन लगभग हार चुकी है। मीटिंग के दौरान एक फेमस वायरोलॉजिस्ट भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसका मानना होता है कि हर आउटब्रेक का एक पेशेंट जीरो होता है और अगर ओरिजिन मिल गया तो शायद क्योर भी मिल सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी होप थी। मिशन डिसाइड होता है। जेरी को इस साइंटिस्ट के साथ डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल करना होगा और आउटब्रेक की असली वजह ढूंढनी होगी। ये मिशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि हर एयरपोर्ट, हर सिटी और हर कंट्री ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जाने से पहले जेरी अपनी फैमिली से मिलता है। उसकी बेटियां उसे टाइटली हग करती हैं। उन्हें लगता है पापा कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन जेरी जानता है कि जिस मिशन पर वो जा रहा है शायद वहां से वापस आना पॉसिबल ही ना हो। फिर भी वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है क्योंकि अगर वो नहीं गया तो शायद दुनिया में किसी के पास फ्यूचर ही ना बचे। और इसी तरह एक फादर, एक इन्वेस्टिगेटर और एक ऑर्डिनरी इंसान अब ह्यूमैनिटी की लास्ट होप बनने वाला था। एयरक्राफ्ट कैरियर से मिशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। जेरी के साथ एक फेमस वायरोलॉजिस्ट और कुछ हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स भी होते हैं। सबका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, पेशेंट जीरो को ढूंढना, क्योंकि अगर इन्फेक्शन की शुरुआत का पता चल गया तो शायद इसका ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस दुनिया को बचाने के लिए वो निकले थे वो दुनिया लगभग खत्म हो चुकी थी। मिलिट्री एयरक्राफ्ट उन्हें सबसे पहले साउथ कोरिया लेकर जाता है। यहीं से यूएन को पहली रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी। लैंडिंग रात के अंधेरे में होती है। एयरपोर्ट पूरी तरह डिजर्टेड लग रहा होता है, ना कोई सिविलियन, ना नॉर्मल ट्रैफिक, सिर्फ मिलिट्री पर्सनल। लेकिन एटमॉस्फेयर इतना
इतना साइलेंट होता है कि वो साइलेंस ही सबसे ज्यादा डरा देता है। जैसे ही टीम एयरक्राफ्ट से बाहर निकलती है, एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी हो जाती है। साइंटिस्ट जिस पर पूरी मिशन की होप टिकी हुई थी, प्लेन से उतरते वक्त फिसल जाता है। उसके हाथ से वेपन एक्सीडेंटली फायर हो जाता है और वो खुद ही उस एक्सीडेंट का शिकार बन जाता है। मिशन शुरू होने के सिर्फ कुछ मिनट्स बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट को टीम खो देती है। पूरा ग्रुप शॉक में आ जाता है। अब जेरी को रियलाइज होता है कि अब उससे किसी साइंटिफिक थियरी पर नहीं, सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर भरोसा करना होगा। मिलिट्री टीम जेरी को एक अंडरग्राउंड बंकर में लेकर जाती है। यहाँ कुछ सोल्जर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अभी भी सरवाइव कर रहे होते हैं। उनके कमांडर बताते हैं कि आउटब्रेक इतनी स्पीड से फैला कि किसी को रिएक्ट करने का चांस ही नहीं मिला। लेकिन उन्होंने ज़ॉम्बीज के बिहेवियर में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया है। हर इन्फेक्टेड इंसान हेल्दी लोगों पर टूट पड़ता है, लेकिन कभी-कभी कुछ लोगों को कंप्लीटली इग्नोर भी कर देता है। ये बात जेरी के दिमाग में रजिस्टर हो जाती है, क्योंकि उसने फिलाडेल्फिया में भी कुछ ऐसा ही देखा था, लेकिन अभी भी उसके पास इसका आंसर नहीं था। कमांडर जेरी को एक और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता है। आउटब्रेक के शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद नॉर्थ कोरिया ने एक अनबिलीवेबल स्टेप लिया। पूरे कंट्री के सिटीजन्स के टीथ ही निकल दिए गए। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन लॉजिक सिंपल था। अगर बाइट ही नहीं कर पाएंगे तो इन्फेक्शन का स्प्रेड भी स्लो हो जाएगा। जेरी को ये आइडिया शॉकिंग लगता है, लेकिन इसी से उससे एक बात समझ आती है, जब दुनिया सर्वाइवल मोड में आ जाती है तब इम्पॉसिबल डिसीजंस भी नॉर्मल बन जाते हैं। इसी बीच बंकर के बाहर फायरिंग की आवाज आने लगती है। ज़ॉम्बीज मिलिट्री बेस तक पहुंच चुके होते हैं। सब सोल्जर्स अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बीज नॉर्मल मूवीज वाले स्लो ज़ॉम्बीज नहीं थे। ये लाइटनिंग स्पीड से भागते हैं, वॉल्स पर चढ़ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर गिरकर ह्यूमन लैडर बना लेते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर इंसानों की शेप में आ गया हो। मिलिट्री किसी तरह उन्हें रोक लेती है, लेकिन जेरी समझ जाता है कि गन से ये वॉर जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मिशन कंप्लीट करके टीम एयरक्राफ्ट की तरफ वापस निकलती है। अब उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है इजराइल, क्योंकि दुनिया का सिर्फ एक ही कंट्री था जिसने आउटब्रेक के पहले ही अपनी बॉर्डर्स कंप्लीटली सील कर दी थी, और सरप्राइजिंगली वहां अभी भी लोग सरवाइव कर रहे थे। जेरी के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, इजराइल को पहले से कैसे पता था? आखिर उन्होंने दुनिया से पहले प्रिपरेशन कैसे कर ली? कुछ घंटों बाद एयरक्राफ्ट जेरूसलेम के ऊपर पहुंचता है और नीचे का सीन देखकर सबके चेहरे पर थोड़ी सी होप आ जाती है। सिटी के अराउंड एक मैसिव वॉल बनी हुई होती है। अंदर नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, लोग जिंदा है, मिलिट्री ऑर्गेनाइज्ड है और पहली बार लगता है कि शायद ह्यूमैनिटी के पास अभी भी एक चांस बचा है। इजराइल के ऑफिशियल्स जेरी को बताते हैं कि उन्होंने मंथ्स पहले कुछ स्ट्रेंज इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रिसीव की थीं। एविडेंस कंप्लीट नहीं था, लेकिन उन्होंने रिस्क लेने के बजाय प्रिपरेशन करना चूज किया। इसी डिसीजन की वजह से लाखों लोगों की जान बच गई। लेकिन जेरी को एक बात डिस्टर्ब कर रही होती है। सिटी के बाहर वॉल के उस पार हजारों ज़ॉम्बीज कंटिन्यूअसली इकट्ठा हो रहे होते हैं, जैसे वो किसी चीज का वेट कर रहे हों। अंदर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी वॉल्स उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगी, लेकिन जेरी का एक्सपीरियंस कुछ और ही कह रहा होता है। उससे पता है कि जब इंसान डेंजर को अंडर एस्टिमेट करता है तब डिजास्टर और भी बड़ा हो जाता है, और एग्जैक्टली वही होने वाला था, क्योंकि सिर्फ कुछ ही देर बाद एक छोटी सी मिस्टेक पूरे जेरूसलेम को हिस्ट्री के सबसे टेरिफाइंग ज़ॉम्बी अटैक का शिकार बना देगी। और जेरी पहली बार अपनी आंखों से देखेगा कि ये क्रीचर्स सिर्फ डेंजरस नहीं, ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। बाहर लाखों इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज और उनके बीच सिर्फ एक बहुत ऊंची वॉल। सबको लग रहा था अब कोई डेंजर नहीं है। मिलिट्री अलर्ट थी, लोग नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे और रेफ्यूजीज को भी अंदर शेल्टर दिया जा रहा था। लेकिन कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी एनिमी ज़ॉम्बीज नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होती है। रेफ्यूजीज को सेफ जगह मिलने की खुशी में लोग गाने गाना शुरू कर देते हैं। स्पीकर्स की आवाज पूरे एरिया में गूंजने लगती है और वहीं सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है। वॉल के बाहर खड़े ज़ॉम्बीज आवाज सुनते ही एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। पहले कुछ, फिर हजार, और देखते ही देखते लाखों इन्फेक्टेड एक ही जगह जमा हो जाते हैं। जो सीन उसके बाद दिखाई देता है वो मूवी के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है। ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी, दूसरा ज़ॉम्बी, तीसरा, हजारवा, और कुछ ही सेकंड्स में उनके शरीरों का एक जायंट टावर बन जाता है, जैसे किसी ने लिविंग स्टेयरकेस बना दी हो। मिलिट्री फायरिंग करती रहती है, लेकिन जितने गिरते हैं उनसे कहीं ज्यादा नए ज़ॉम्बीज ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वॉल ब्रीच हो जाती है। पूरा जेरूसलेम सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर केओस में बदल जाता है। हर तरफ लोग भाग रहे हैं,
फैमिलीज बिछड़ रही हैं, हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो रहे हैं और ज़ॉम्बीज हर डायरेक्शन से सिटी के अंदर घुस रहे होते हैं। जेरी और उसके साथ इजरायली सोल्जर सेगन किसी तरह एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में एक ज़ॉम्बी सेगन को काट लेता है। सिचुएशन इतनी डेंजरस थी कि अगर इन्फेक्शन शुरू हो जाता तो वो सिर्फ 12 सेकंड्स में ज़ॉम्बी बन जाती, लेकिन जेरी तुरंत एक इम्पॉसिबल डिसीजन लेता है। वो बिना 1 सेकंड वेस्ट किए एक इमरजेंसी टूल उठाता है और इन्फेक्टेड बाइट के ऊपर से उसका हाथ तुरंत अलग कर देता है। डिसीजन ब्रूटल था, लेकिन इसी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो पाता। कभी कभी लाइफ बचाने के लिए इम्पॉसिबल चॉइसेस लेनी पड़ती है। दोनों किसी तरह एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और लास्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन फ्लाइट के दौरान भी डेंजर उनका पीछा नहीं छोड़ता। एयरक्राफ्ट के अंदर ही एक हिडन इन्फेक्टेड पैसेंजर अटैक कर देता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में प्लेन के अंदर पैनिक फैल जाता है। पैसेंजर्स एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड बहुत फास्ट होते हैं। जेरी समझ जाता है अगर प्लेन कंट्रोल से बाहर चला गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए वो एक डेस्परेट प्लान बनाता है। प्लेन के कार्गो सेक्शन में जाकर वो एक ग्रेनेड एक्टिवेट कर देता है। एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन से ज़ॉम्बीज रुक जाते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। पायलट इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करता है और प्लेन किसी तरह क्रैश लैंड हो जाता है। क्रैश के बाद सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं। जेरी भी बुरी तरह इंजर्ड होता है, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। सर्वाइवर्स को नियर बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च सेंटर तक ले जाया जाता है। यहीं दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट्स अभी भी क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जेरी अपनी पूरी जर्नी के बारे में सोचता है। फिलाडेल्फिया, साउथ कोरिया, जेरूसलेम, हर जगह उसने एक ही स्ट्रेंज चीज नोटिस की थी। कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज कंप्लीटली इग्नोर कर देते थे। अचानक उसके दिमाग में सब कनेक्ट हो जाता है। जिन लोगों को कोई सीरियस डिजीज या टर्मिनल इलनेस थी, ज़ॉम्बीज उन पर अटैक ही नहीं कर रहे थे। जैसे इन्फेक्टेड क्रीचर्स सिर्फ हेल्दी होस्ट्स को ही चूज करते हों। इसी ऑब्जर्वेशन से जेरी एक रिस्की थ्योरी बनाता है। अगर एक हेल्दी इंसान टेम्पररी किसी डेंजरस डिजीज से इन्फेक्टेड दिखे तो शायद ज़ॉम्बीज उससे इग्नोर कर देंगे। थियरी प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका था, खुद पर एक्सपेरिमेंट करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, रिसर्च लैब का वायरस सेक्शन ऑलरेडी ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था और एंटीडोट या डिजीज सैंपल्स लाने के लिए उसी कॉरिडोर से गुजरना जरूरी था। जेरी अकेला उस डार्क कॉरिडोर में एंटर करता है। एक तरफ ग्लास के पीछे डजन्स ऑफ ज़ॉम्बीज, दूसरी तरफ कंप्लीट साइलेंस। हर स्टेप के साथ टेंशन और बढ़ती जाती है। अगर एक भी साउंड हुआ, सब कुछ खत्म। किसी तरह वो रिक्वायर्ड वायरस सैंपल तक पहुंच जाता है। अब सबसे डेंजरस मोमेंट आता है। वो खुद को एक डेडली बट ट्रीटेबल डिजीज इंजेक्ट कर देता है। अब सिर्फ एक ही सवाल था, थ्योरी सही है या गलत? कुछ ही सेकंड्स बाद एक ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। ज़ॉम्बी उसके चेहरे की तरफ देखता है, उसके आसपास घूमता है और फिर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। थियरी काम कर चुकी थी। साइंटिस्ट्स तुरंत उस डिजीज को कैमोफ्लाज की तरह उसे करने का प्लान बनाते हैं। अब सोल्जर्स और सिविलियंस टेम्पररी प्रोटेक्टेड होकर इन्फेक्टेड एरियाज में मूव कर सकते थे। ये कंप्लीट क्योर नहीं था, लेकिन ह्यूमैनिटी के पास फाइनली लड़ने का एक मौका आ गया था। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज फिर से ऑर्गेनाइज होना शुरू कर देती हैं। लोग सिर्फ भाग नहीं रहे, अब वो वापस फाइट भी कर रहे हैं। वॉर अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन पहली बार इंसानों के पास होप थी और जेरी की नरेशन हमें एक पावरफुल मैसेज देती है। कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए सुपर पावर्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक इंसान की ऑब्जर्वेशन, उसका एक्सपीरियंस और कभी हार न मानने वाली हिम्मत ही काफी होती है। और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर Z सिर्फ एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं, बल्कि सर्वाइवल, करेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की कहानी बन जाती है। अगर आप जेरी की जगह होते तो फैमिली को बचाते या पूरी दुनिया को? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। हम मिलेंगे एक और माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ।